भारतेंदु युगीन हिंदी गद्य लेखन और हिंदी गद्य लेखन में भी जीवनी लेखन की एक परंपरा, जिसके केंद्र में स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, कुछ मध्यकालीन शासक, कुछ विदेशी हस्तियां या व्यक्तित्व, इन सबको केंद्र में रखकर बहुत सी जीवनियां लिखी गईं। संस्कृत साहित्य में जीवनी लेखन को जीवन चरितम कहा गया। जैसे हिंदी में भी रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी, गुरु गोविंद सिंह ने चंडी चरित नाम की रचना लिखी। अंग्रेजी में इसको बायोग्राफी के रूप में देखा गया। हालांकि जब बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी का अंतर करते हैं तो जीवनी और आत्मकथा के रूप में वो दिखाई देता है। मध्य युग में या मध्यकाल में भी बहुत सी जीवनियां चरित या चरित्र के नाम से लिखी जाती रहीं। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन, उसकी उपलब्धियां, उसकी गतिविधियां, उसके संघर्ष, उसके अवदान, इन सबको केंद्र में रखकर, उसकी जीवन शैली, इन सबको केंद्र में रखकर ये रचनाकार, ये जीवनी लेखक जीवनी लेखन का काम करते रहे। छोटी बड़ी बहुत सी जीवनियां रचनात्मक रूप में हमारे समक्ष आती रहीं। इन जीवनियों में प्रसिद्ध या प्रेरक व्यक्ति के जीवन का यथार्थ और अपेक्षा अनुसार प्रेरक तथा आदर्श व्यक्तित्व, उनके चित्रित और उनके जीवन के अनेक पक्षों को चित्रित और वर्णित करने की एक परंपरा ये हमें मिलती है। जीवनीकारों ने इन जीवनियों के लेखन की कल्पना का और तथ्यात्मकता या यथार्थ का, आदर्श और यथार्थ का, कुछ कुछ काल्पनिक, कुछ कुछ वास्तविक, इन सब जानकारियों का बखूबी रचनात्मक उपयोग करते हुए जीवनी लेखन को समृद्ध किया। बहुत से साहित्यकारों ने, मित्रों ने या परिवारजनों ने भी अनेक प्रेरक जीवनियां लिखी हैं, क्योंकि जितनी निकटता से जीवनी के पात्र को हम जानते होंगे, जितनी अधिक तथ्यात्मक और प्रामाणिक जानकारी उसकी हमारे पास होगी, हम उतनी बेहतर जीवनी उसकी लिख पाएंगे। वह जीवनी विश्वसनीय हो, वह जीवनी तथ्यात्मक और प्रामाणिकता के गुणों से युक्त हो। ऐसी बहुत सारी जीवनियां साहित्यकारों, राजनेताओं, समाज सुधारकों, महापुरुषों, संतों, राजनेताओं, देशभक्तों, मार्गदर्शकों या राष्ट्र प्रहरियों पर लिखी जाती रही हैं। व्यावसायिक हस्तियों की, शिक्षाविदों, दार्शनिकों, वैज्ञानिकों की जीवनियां भी प्रकाश में आती रहीं और वो भी एक बृहत समुदाय को, समाज को प्रेरित करती रहीं। ऐसे विधा के आधार पर भी हम देख सकते हैं, उपन्यास के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, भाषा विज्ञान के क्षेत्र में, काव्यशास्त्र के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, जिनका प्रदेय स्तुत्य रहा, प्रणम्य रहा, उन पर उनकी जीवनियां लिखी जाती रहीं। जीवनी सामान्यतः स्वयं व्यक्ति अपनी नहीं लिखता, क्योंकि स्वयं तो वो आत्मकथा लिख सकता है। जीवनी कोई अन्य अधिकारी व्यक्ति ही, निकटस्थ व्यक्ति या उस व्यक्ति विशेष के विषय में गहन गंभीर जानकारी रखने वाला व्यक्ति ही जीवनी लेखन का यह पुण्य कार्य करता है। और यह पूरा शोध आधारित होता है, शोधात्मक, अनुसंधान परक होता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व, कृतित्व, जीवन, प्रदेय आदि को एक बृहत समुदाय के सामने लाने के लिए आधिकारिक रूप से उसे प्रामाणिक बनाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ऐसे जो बहुत सी अपने विषय में लिखी गई कथाएं हैं, उनको आत्मकथा के रूप में ही स्वीकार किया गया और जीवनी में संबद्ध व्यक्ति के जन्म, शिक्षा, परिवार, अभिरुचि, गतिविधि, उपलब्धियां, राजनीतिक सोच, दृष्टि, दर्शन,
सामाजिक और सांस्कृतिक प्रदेय, वेशभूषा, खान-पान, आंगिक चेष्टाएं, मुख मुद्राएं, इन सब का वर्णन होता है। इसलिए उसमें कहीं कहीं संस्मरण और रेखाचित्र के जो तत्व हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। महादेवी वर्मा के संस्मरणों और रेखाचित्रों को जब पढ़ते हैं तो कभी कभी लगता है कि वो उनके जीवन के, उनकी जीवनी के किसी अंश विशेष का वर्णन कर रहे हैं। तो प्रामाणिक विवरण जीवनी में देना अनिवार्य होता है। उसमें जीवन की घटनाओं, प्रेरक संघर्षों और गतिविधियों, चुनौतियों, दार्शनिक सिद्धांतों, संकल्पों, मूल्यों का विस्तृत और व्यापक वर्णन होता है। विष्णु पराड़कर द्वारा बंगाल के महान साहित्यकार शरदचंद्र पर लिखित बड़ी प्रसिद्ध जीवनी, विष्णु प्रभाकर जो हिंदी के बड़े प्रसिद्ध कथाकार हैं, एकांकी और नाटककार हैं, विष्णु जी ने आवारा मसीहा लिखकर वास्तव में शरदचंद्र को जो पहले ख्याति थी उस ख्याति को चार चांद और लगा दिए। आवारा मसीहा शरदचंद्र के उन सब पक्षों को उद्घाटित करने वाली जीवनी है जो इससे पहले जिस पर हम विचार नहीं कर पाए थे। विष्णु जी ने अपनी साहित्यिक प्रतिभा से इस जीवनी को न केवल स्तुत्य बनाया, प्रेरक बनाया, बल्कि बाद के जीवनीकारों के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने वाली जीवनी भी बना दिया। यानी अगर हम कहें कि आवारा मसीहा ने बहुत सारी विशेषताओं को जीवनी लेखन की आत्मसात किया, इसलिए वो एक उत्कृष्ट आदर्श जीवनी बनकर हिंदी जगत में उपस्थित हुई। जीवनी के केंद्र में जो व्यक्ति विराजित होता है, जिसको आधार बनाकर जीवनी लेखन की प्रेरणा पैदा होती है, उस मूल व्यक्ति के साथ साथ जीवनी लेखक का एक समग्रता के साथ परिचय, वो एक रोचक शैली में, सुपठ्य शैली में, बोधगम्य शैली में, प्रभावात्मक शैली में होना चाहिए, ताकि पाठक उसमें अभिरुचि ले, उसका आनंद ले सके और उसे एक गद्य की साहित्यिक विधा के वैशिष्ट्य से अवगत होने, उपकृत होने का सौभाग्य भी प्राप्त हो। किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व को व्याख्यायित करने का एक सहज, सरल और सशक्त माध्यम जीवनी है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में, यानी आदिकाल में भी पृथ्वीराज रासो, अम्मीर रासो, जयचंद प्रकाश जैसी बहुत सारी चरित्र रचनाएं लिखी जाती रहीं। हम जानते हैं चंद ने पृथ्वीराज रासो लिखा तो पृथ्वीराज के पूरे जीवन, व्यक्तित्व, कृतित्व को, चरित्र को, उसमें वो भले ही उसको नाम हमने चरित्र या जीवनी के रूप में दिया हो या ना दिया हो, लेकिन वस्तुतः विचार और वस्तु वही रहा है। जीवनी साहित्य के मानदंडों पर उतने खरे वो न उतरते हों आदिकाल के वो ग्रंथ, लेकिन चारण काव्य कहे जाने वाले उन ग्रंथों के मूल में भी जीवनी के तत्व तो विद्यमान रहे। संस्कृत साहित्य, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि में भी बहुत सी जीवनियां लिखी जाती रहीं और उस परंपरा का अनुपालन धीरे धीरे उस एक कुछ मानक सिद्धांतों के प्रतिपादन और स्थापना के कारण आगे भी होता रहा। इसलिए जीवनी साहित्य के इस आरंभिक काल पर दृष्टि डालने से हमें यह तो ज्ञात होता है कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में जो जीवनियां लिखी जाती रहीं वो वस्तुतः आज की या भारतेंदु युग और उसके बाद की जीवनियों से थोड़ी भिन्न तो थी। चरित काव्य के रूप में भक्तिकाल और रीतिकाल के समग्र साहित्य में भी अगर हम देखें तो जीवनी लेखन का वह रूप जो आज है वो नहीं मिलता, वह इतिहास भी हमें उस युग में नहीं मिलता। मध्यकालीन हिंदी साहित्य के संत भक्तों में कवियों, ऋषियों, समाज सुधारकों, महान विभूतियों के जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व पर कुछ रचनाएं लिखी गईं। उनको हम जीवनी माने या न माने, लेकिन वो जीवनी का शुभारंभ तो प्रतीत होती हैं। जैसे कबीर जी की परचई, परचई माने परिचय, नामदेव जी की परचई, रैदास जी की परिचय, मलूकदास जी की परचई, ऐसी बहुत सी रचनाएं मिलती हैं। आगे चलकर कुछ भक्तों के जीवन चरित्र भी
प्रकाश में आए, जिनमें नाभा दास कृत भक्तमाल बड़ी प्रसिद्ध रचना है, स्वामी गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता, इस प्रकार की बहुत सारी रचनाएं हैं जिसमें बहुत सारे कवियों, लेखकों, रचनाकारों, संतों आदि का परिचय मिलता रहा। जैसे कालिदास हजारा भी एक इसी प्रकार की रचना है, अष्ट सखान की वार्ता भी एक इसी प्रकार की रचना है। इस तरह मध्यकाल की इन रचनाओं में संबद्ध व्यक्ति विशेष के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति, आदर, प्रेम आदि भाव ये प्रेरणा बनते हैं। और जीवनी लेखकों ने उनके त्याग, उनकी उदारता, उनके तप, साधना, दर्शन, सहिष्णुता, भक्ति भावना, प्रेम, सौहार्द, समरसता, समानता, इन सब गुणों को अपनी रचनाओं में शामिल किया, समाहित किया। इस तरह उत्तर मध्यकाल में इस प्रशस्ति काव्य का एक अन्य रूप सामने आया, जिसको हमने आश्रयदाताओं की प्रशस्ति के रूप में, राजा महाराजाओं के चरित्र के रूप में बहुत सी रचनाओं में देखा। जैसे केशवदास ने वीर सिंह देव चरित 1607 में लिखी, जहांगीर जस चंद्रिका 1621 में, सूदन ने सुजान चरित नाम से रचना लिखी, चंद्रशेखर वाजपेयी ने हमीर हट नाम से रचना लिखी। ये सब भी काफी हद तक जीवनी के निकट हैं। किंतु आरंभिक और मध्यकालीन समय में लिखित इन रचनाओं को जीवनी साहित्य विशुद्ध रूप से न कह सकें, ये ठीक है, लेकिन उसमें जीवनी लेखन के तत्व तो विद्यमान थे, जिनका रचनात्मक उपयोग आगे चलकर भारतेंदु युग में किया गया। भारतेंदु युग के पश्चात के जीवनी साहित्य लेखन पर दृष्टि डालें तो यह भी देख सकेंगे कि तुलना में अधिक संपन्न, समृद्ध और प्रौढ़ जीवनियां वहां लिखी गईं, जिसकी चर्चा आगे हम महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में, छायावादी युग में या छायावाद के बाद के युग में लिखी गई जीवनियों के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे। कुछ सिद्धांत धीरे धीरे स्पष्ट होते चले गए। स्वतंत्रता से पहले के हिंदी जीवनी लेखन साहित्य में और स्वतंत्रता के बाद के जीवनी लेखन साहित्य में ये अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। जीवन लेखन के क्षेत्र में, यानी जीवनी के लिखने के क्षेत्र में जो प्रौढ़ता है वो धीरे धीरे आती चली गई। भारतेंदु युग को हिंदी जीवनी लेखन की दृष्टि से प्रारंभिक युग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहां इसका शुभारंभ हुआ था, उद्भव हुआ था। लेकिन उसका महत्व कम नहीं होता। अनेक मुस्लिम धर्माचार्यों की जीवनियां इस युग में लिखी जाती रहीं। महात्मा मोहम्मद, मोहम्मद अली, बीबी फातिमा, इमाम हसन तथा इमाम हुसैन आदि, इन पर भी संक्षिप्त जीवनियां इस युग में लिखी गईं। वास्तव में भारतेंदु युग को हिंदी जीवनी लेखन का बीज वपन काल कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा और वो उचित होगा। इस बीज के प्रस्फुटन, पल्लवन और पुष्पन आदि का विधिवत अगर कार्य और विकास देखना है तो वो हमें आगे चलकर द्विवेदी युग में दिखाई देता है। जीवनी लेखन के मार्ग को भारतेंदु ने और भारतेंदु मंडल के कवियों ने, लेखकों ने प्रशस्त किया और आगे के जीवनी लेखकों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त कर दिया। इस आधार पर हम यह तो कह ही सकते हैं कि भारतेंदु युग में जो जीवनियां लिखी जाती रही उसकी भी आधारशिला हमें संस्कृत के जीवनी साहित्य में, संस्कृत में भी बहुत सी जीवनियां लिखी गई जिसकी चर्चा हमने की कि वो चरित के रूप में, चरित काव्य के रूप में बहुत से जो धर्म प्रणेता, मूल्य प्रणेता, समाज के मार्गदर्शक, चिंतक, विचारक, अध्यात्म के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में, उन सब में, और संस्कृत तो हम जानते हैं कि विज्ञान का युग भी रहा, तकनीक और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से भी उस युग में विचार हुआ, चिकित्सा के क्षेत्र में भी उस युग में प्रचुर मात्रा में कार्य हुआ। तो ऐसे वो सब व्यक्तित्व जो प्रेरक रहे, जिनके प्रदेय से समाज, देश उपकृत रहा, संस्कृत में उनको भी, वैदिक औपनिषदिक प्रदेय से जुड़े हुए व्यक्तित्वों को भी, महाभारत, रामायण
या पुरा कथाएं, पुरा आख्यान, उनमें जो व्यक्तित्व हमारे प्रेरक व्यक्तित्व रहे, इतिहास की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से, जैसे चाणक्य, उन पर प्रचुर मात्रा में लिखा गया, द्रोणाचार्य, उन पर लिखा गया। तो ऐसे बहुत सारे जीवनी काव्य संस्कृत में लिखे जाते रहे और उसका आगे चलकर पाली प्राकृत अपभ्रंश में भी रचनात्मक उपयोग हुआ। इन भाषाओं में भी जो जीवनियां लिखी गई वो तुलना में छोटी हो सकती हैं, जीवन के आंशिक पक्ष पर हो सकती हैं, लेकिन यह निश्चित है कि जीवनी के प्रारंभिक जो सैद्धांतिक बिंदु हैं उनको तो पैदा करने, उपस्थित करने का काम इन्हीं युग के जीवनीकारों ने किया था। और जैसा कि हमने पढ़ा भी और जानते भी हैं कि आदिकाल में जो रासो काव्य परंपरा है सशक्त और सुदीर्घ, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, खुमान रासो आदि आदि, इन सब में भी वो जो शासक थे, वो जो राजा महाराजा थे, उनके व्यक्तित्व को, उनके जीवन को, उनकी युद्ध वीरता, धर्म वीरता, दान वीरता को, इन सबको ध्यान में रखकर जीवनी परक रचनाएं लिखी जाती रहीं। तो जीवनी लेखन का जो एक सशक्त और सुदीर्घ इतिहास है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, वो इस तरह से क्रमशः आगे बढ़ती है, संस्कृत से होती हुई, पाली प्राकृत अपभ्रंश से होती हुई, हिंदी साहित्य के आदिकाल तक पहुंचती हुई, और फिर उसके बाद भक्तिकाल। भक्तिकाल में जैसा हमने कहा कि भक्तमाल एक बड़ी प्रसिद्ध इस तरह की रचना है। बहुत से इतिहास ग्रंथ भी जो प्रारंभिक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हैं, विश्वबंधुओं के इतिहास को देखें, जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास को देखें, तो वहां भी जब किसी रचना और रचनाकार का जब परिचय दिया जा रहा है, वो जीवनी लेखन शैली में दिया जा रहा है, क्योंकि उस समय जितनी जानकारियां उपलब्ध थीं या की जा सकी उनको ध्यान में रखकर। इसलिए 84 वैष्णवों की वार्ता, ये जो वैष्णव थे उनके संदर्भ में जो तथ्य, जो जानकारियां रचनाकार को उपलब्ध हुई या उसने जुटाई अपनी शोध वृत्ति से, अपने खोजी व्यक्तित्व से, अपनी अनुसंधित सुदृष्टि से, उन सब का रचनात्मक उपयोग उसने किया और वो बाद के इतिहासकारों के लिए इस तरह की रचनाएं बहुत मार्गदर्शक बनी। कालिदास त्रिवेदी जो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे, उन्होंने कालिदास हजारा लिखा। 1000 कवि जो उनके युग के और उनसे पहले के युगों के थे, उनके छंदों का संग्रह वो करते हैं, लेकिन जब उन कवियों की जानकारी मिलती है तो निश्चित रूप से वो एक सूत्र तो देते हैं कि ये रचनाकार हमारे पास रहे हैं और इनका जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है, और उस जीवन के संदर्भ में आगे के जीवनीकारों के लिए एक लक्ष्य, एक कार्य वो उपस्थित कराते हैं कि उस पर भी काम किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम ये देखें कि ये जो जीवनी लेखन है, इसका अपना एक उद्देश्य तो है। हम क्यों किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को, प्रदेय को, आचरण को, व्यवहार को, स्वभाव को, प्रकृति को ध्यान में रखकर, उसके समाज, संस्कृति, राष्ट्र और विश्व को किए गए प्रदेय को ध्यान में रखकर हम जब जीवनी लिखते हैं तो जीवनी लेखन का एक उद्देश्य तो होता है कि ऐसे महान व्यक्ति और व्यक्तित्व जिनको आज भी हम उनकी अनुपस्थिति में याद करते हैं, जिनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करने में हम अपने को गौरवशाली महसूस करते हैं, गरिमामय महसूस करते हैं, उन सब के, क्योंकि जीवनी में रहन सहन भी आता है, वेशभूषा भी आती है, खान पान भी आता है,
और आपकी दृष्टि, आपका दर्शन भी आता है। आप समाज को, आप सामाजिकता को कैसे देखते हैं, आपका नजरिया क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, इसकी विवेचना भी जीवनीकार करता है। यह सब इसलिए करता है क्योंकि जीवनीकार भी उस व्यक्ति और व्यक्तित्व से अभिभूत है, प्रेरित है, क्योंकि ऐसी महान हस्तियां भारत भूमि में पैदा होती रही हैं। हम महाभारत के अनेक चरित्रों को देखें, रामायण के चरित्रों को देखें, कृष्ण भक्ति साहित्य के लोकनायक के रूप में कृष्ण को देखें, लोकनायक के रूप में राम को देखें, शिव चरित, दुर्गा चरित, ऐसी सत्सइयों के रूप में जो रचनाएं लिखी जाती रहीं, दुर्गा सप्तशती, तो भले ही वो स्तुति या प्रशस्ति के रूप में लिखी गई हो, लेकिन वस्तुतः वो अद्भुत तो हैं। रावण ने रामचरितमानस में या राम चरित से संबंधित रचनाओं में जो शिव स्तोत्र प्रस्तुत किया, वहां शिव के व्यक्तित्व को, उनके चरित्र को एक तरह से बखान करने की एक परंपरा तो रही। गुरु गोविंद सिंह ने चंडी चरित नाम की रचना रीतिकाल में इसीलिए लिखी कि चंडी का पूरा जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है, जीवन है, उनकी देव जाति के प्रति जो जिम्मेदारी की, जो दायित्व बोध की अनुभूतियां हैं, वो जो नवशक्ति के रूप में, मां पार्वती के रूप में, चंडी और काली के रूप में, उन सबको केंद्र में रखकर उन्होंने चंडी चरित की रचना की। बेशक उसका जो प्रेरक स्रोत है वो दुर्गा सप्तशती है, लेकिन ब्रजभाषा में और गुरुमुखी लिपि में ये चंडी का चरित्र लिखकर उन्होंने बताया कि भारत के पास कैसे कैसे व्यक्तित्व रहे हैं। वो देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, जीवन मूल्यों के लिए, देव जाति के लिए, मनुष्य समुदाय के, मानव समुदाय के लिए जो भी उनका अवदान रहा, प्रदेय रहा, उन सबको केंद्र में रखकर इसलिए जीवनियां लिखी गईं कि उनसे आने वाला समाज, आने वाली पीढ़ियां, आने वाले बच्चे प्रेरणा ले सकें। तो जीवनी लेखन का उद्देश्य, फिर जीवनी लेखन की भाषा, उसकी शैली, जीवनी लेखकों ने कुछ ब्रजभाषा में लिखी गई, कुछ अवधि में लिखी गई। जैसे रामचरितमानस जो है वो एक प्रकार से भगवान राम के या लोकनायक राम के बचपन से लेकर बाल्यकाल से और फिर अंत तक जो राम राज्य की परिकल्पना है वहां तक, उसकी पूरी एक जीवनी उन्होंने, तुलसी ने लिखी है। केशव ने रामचंद्रिका लिखकर उसी राम कथा को, राम जीवन को उस रचना के माध्यम से अब ब्रजभाषा में प्रस्तुत किया। तुलसी अवधि में रामचरितमानस लिखते हैं, केशव ब्रजभाषा में उस जीवनी को एक प्रकार से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। आगे चलकर मैथिलीशरण गुप्त ने साकेत के रूप में एक महाकाव्यात्मक रचना लिखी। वो कविता में लिखी गई इस प्रकार की जीवनियों का एक इतिहास भी रहा है। बहुत सी जीवनियां हमें काव्य शैली में लिखित मिलती हैं, लेकिन ये सब जीवनियां आगे के युग में, यानी भारतेंदु युग या द्विवेदी युग या छायावाद या छायावादोत्तर युग में जो जीवनियां गद्य में लिखी गईं, खड़ी बोली हिंदी गद्य में लिखी गईं, वो निश्चित रूप से ये सारी जीवनियां उन गद्यकारों की, उन जीवनीकारों की प्रेरणा तो बनती हैं। इसलिए मित्रों, हम कह सकते हैं कि जीवनी लेखन का एक सशक्त, एक सुदीर्घ इतिहास हिंदी साहित्य में उपलब्ध है। विधिवत जिस जीवनी लेखन के तत्वों की बात हम करें, सैद्धांतिकी की बात हम करें, जो निश्चित रूप से आगे चलकर धीरे धीरे निर्मित होते गए
और उसी के आधार पर फिर बाद के जीवनीकार जीवनी लेखन में प्रवृत्त हुए और फिर एक से एक बेहतरीन जीवनियां हमारे सामने उपस्थित भी हुई, चाहे प्रेमचंद की जीवनी हो, चाहे शरदचंद्र की जीवनी हो, जिनको हम आदर्श जीवनियों के रूप में उनका उल्लेख करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। लेकिन इन सब आधुनिक जो जीवनी लेखन के तत्वों की प्रतिष्ठा है, तत्वों का निर्धारण है, उसमें ये सारी जीवनियाँ जो संस्कृत में, पाली प्राकृत अपभ्रंश में, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में, कविता में लिखी जाती नहीं, उन सब की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। तो कह सकते हैं कि हिंदी जीवनी लेखन का एक सशक्त और सुदीर्घ इतिहास सौभाग्य से हमें प्राप्त हुआ, जिसका प्रारंभिक काल भारतेंदु युग था। भारतेंदु युग में बहुत सी जीवनियाँ अनेक प्रकार के व्यक्ति और व्यक्तित्वों पर लिखी जाती रहीं। यह सिलसिला, यह परंपरा आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में और सशक्त हुआ और परंपरा मजबूत हुई। उसकी चर्चा फिर हम आगे के कार्यक्रम में करेंगे। आज इसको यहीं विराम देते हैं और आपसे अनुमति लेते हैं। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।